हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि राष्ट्रीय आय चैप्टर से है। सामान्य रूप से राष्ट्रीय आय के चैप्टर से राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है और विद्यार्थी स्पेशली ये राष्ट्रीय आय के जो समीकरण हैं उन समीकरण को देखकर थोड़े से घबरा जाते हैं और सामान्य रूप से वह इन अवधारणाओं को छोड़ देना पसंद करते हैं। चूंकि राष्ट्रीय आय से रिलेटेड कोई भी गणितीय सवाल आता है तो वह इन अवधारणाओं पर ही आधारित होता है। इस कारण से अगर विद्यार्थी इन अवधारणाओं को छोड़ देता है तो वह गणितीय सवाल को भी हल नहीं कर पाता है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत आसानी से समझेंगे कि राष्ट्रीय आय के 8 समीकरण जो है, विभिन्न अवधारणाएं हैं, वो किस प्रकार से है और बहुत ही सरल है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही समीकरण देखते ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अच्छी प्रकार से जानेंगे कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं किस प्रकार की है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसके अलावा राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, व्यक्तिगत आय क्या होती है, खर्चोग्य आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। इन सारी चीजों को बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से हम अध्ययन करेंगे और इसमें आपको लगेगा कि बहुत ही सरल ये अवधारणाएं हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। तो देखिए, हम एक एक करके सारी अवधारणाओं को लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, फर्स्ट मैं ले रहा हूं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसको देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं इसको, बाजार कीमत पर यानी मार्केट प्राइस या एमपी मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस क्या होता है, एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर देश के निवासियों के द्वारा, विदेशी निवासियों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और जो अर्धनिर्मित वस्तुएं हैं उसको भी हम जोड़ देते हैं तो हमको प्राप्त होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, देश की भौगोलिक सीमा में जितने भी देश के निवासी रहते हैं, विदेशी जो रहते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, इन सबके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है और जिसमें अर्धनिर्मित माल है उसको भी जोड़ दिया जाता है, उन सबका योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो देखिए, हमारे यहाँ सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। देखिए, हमारे यहाँ जो भी उत्पादन होगा, आप इसको समझेंगे कि जो भी उत्पादन होगा या तो हम उसका उपभोग कर लेंगे, या निवेश कर लेंगे, या सरकार के द्वारा खरीद लिया जाएगा, या एक्सपोर्ट कर लिया जाएगा। हमारा जो उत्पादन है उसके चार ही चीज हो सकती है हमारे उत्पादन के साथ। या तो कंज्यूमर के द्वारा उसको उपभोग कर लिया जाएगा, या उस उत्पादन का कुछ भाग निवेश के लिए काम आएगा, इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, या सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा, या उस उत्पादन को हम विदेशों को बेच देंगे। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद या तो हम डोमेस्टिक कंजप्शन कर लेंगे सीडी, या इन्वेस्टमेंट में काम में ले लेंगे, या सरकार के द्वारा उसको खर्च कर लिया जाएगा, या एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। जो भी उत्पादन है, इस उत्पादन के कुल 4 ही चीज हो सकती है। या तो हम डोमेस्टिक, जैसे भारत के किसान ने गेहूं का उत्पादन किया और हमारे द्वारा उस गेहूं का प्रयोग कर लिया गया, तो ये आएगा सीडी घरेलू उत्पाद। या उस गेहूं को किसी फैक्ट्री के द्वारा फ्यूचर में कुछ उत्पादन करने के लिए उस गेहूं को बीज के रूप में प्रयोग किया गया, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक। या सरकार के द्वारा 2.5 रुपए किलो गरीबों को अनाज देने के लिए या बच्चों के पोषाहार के लिए उस गेहूं को खरीद लिया गया, तो ये आ जाएगा आपका गवर्नमेंट डोमेस्टिक कंजप्शन। और या फिर उस गेहूं का हम निर्यात कर देंगे
तो जो भी उत्पादन है उन सबकी चीजें यही हो सकती है। या सी जो है, सी स्टैंड फॉर उपभोग, सी का मतलब कंजप्शन, आई फॉर निवेश इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट व्यय सरकारी व्यय, और एक्स फॉर निर्यात, ये सारी चीजें। अब देखिए सी का मतलब उपभोग है। उपभोग वस्तुएं तीन प्रकार की होती है, पहले से हम डिस्कस कर सकते हैं। उपभोग वस्तुएं तीन प्रकार की है। पहली ये है कि शीघ्र नाशवान उपभोग वस्तुएं होती है। तीन, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल की हम बात करी थी। तो ड्यूरेबल उपभोग वस्तुएं जैसे फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, मकान है, दुकान है, ये सारी क्या है, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स है। दूसरी हमने बात करी थी सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चप्पल है, कपड़े हैं, जूते हैं, पेन है, ये सेमी ड्यूरेबल है। और नॉन ड्यूरेबल जो कंजप्शन गुड है, इसमें समोसा, कचौरी इत्यादि की बात करी थी। तो जो टोटल देखिए टोटल कंजप्शन जो होता है, हम जो कुल खर्चा करते हैं, ये कुछ पैसा हम घरेलू वस्तु पे खर्च करते हैं, कुछ वस्तुओं पर, कुछ पैसा हम इम्पोर्टेंट वस्तुओं पर खर्च करते हैं। यानी हमारा जो उपभोग है वो दो प्रकार का होता है। कुछ उपभोग हमारा घरेलू वस्तु पर होता है और कुछ उपभोग विदेशी वस्तुओं पर भी होता है। जैसे हम चाइनीज खिलौने खरीदते हैं तो ये उपभोग इम्पोर्टेंट वस्तु पर है। अगर हम देश में निर्मित उत्पाद खरीदते हैं तो ये सीडी आएगा। विदेशों से हम जैसे विदेशी उत्पाद खरीदते हैं, जैसे रेडमी हमने मोबाइल खरीद लिया, चाइना में बना हुआ हमने लाइटें खरीद ली, तो ये सीएम आ जाएगा। तो यहां देखिए इससे आएगा सीडी, डोमेस्टिक निकालेंगे तो आएगा सी माइनस सी। क्या करेंगे, इस सी में से सीडी को घटाएंगे तो सीएम आ जाएगा। क्या करना है, सी माइनस सीएम करेंगे तो क्या आएगा, सीडी, यही मैंने यहां लिखा है। दूसरी देखिए जो निवेश है, वो निवेश भी दो प्रकार का है। सर मान लीजिए कोई फैक्ट्री डल रही है, तो फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं तो देश की लगेगी और कुछ वस्तुएं हो सकती है विदेश से मंगाई जाए। तो कुल निवेश में डोमेस्टिक निवेश भी होता है और विदेशी भी निवेश होता है, टोटल मिलाकर कुल निवेश होता है। तो अगर मैं डोमेस्टिक निकालूं तो कुल निवेश में से मेरे को आयातित निवेश को घटाना पड़ेगा, तो डोमेस्टिक निवेश आ जाएगा। अगर हम सोचते हैं कि देश का कुल कितना निवेश है, तो इस आई में से आई एम को हम घटाएंगे तो आ जाएगा आई डी। ये देखिए आई डी बराबर आई माइनस आई एम। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है, वो कुछ सरकार के द्वारा घरेलू वस्तुओं पर व्यय किया जाता है और कुछ सरकार जो विदेशी वस्तुएं होती है उस पर सरकार व्यय करती है। तो अगर हम देखें कि सरकार के द्वारा घरेलू वस्तुओं पर कितना व्यय किया गया, तो सरकार के कुल व्यय से विदेशी वस्तुओं पर सरकार ने कितना व्यय किया वो हम घटा देंगे तो घरेलू सरकार का व्यय आ जाएगा। अब आप इसको वापस इस प्रकार से समझिए कि अगर हमको घरेलू कंजप्शन देखना है तो हमारा कुल उपभोग पर हमने जो खर्चा किया उसमें से विदेशी वस्तुओं पर कितना खर्चा किया वो निकालेंगे, तो बचा हुआ ये होगा कि हमने घरेलू वस्तुओं पर इतना खर्च किया। इसी प्रकार हमने जो कुल निवेश किया, कुल निवेश आई किया, उसमें से विदेशी वस्तुओं पर जितना निवेश किया उसको घटा देंगे तो ये हमारा घरेलू निवेश आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को मैं रखता हूं तो देखिए क्या होगा, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, सीडी की जगह मैं लिख रहा हूं सी माइनस सीएम, आईडी की लिख रहा हूं आई माइनस आई एम। ये देखिए आईडी बराबर आई माइनस आई, जीडी की जगह लिख रहा हूं जी माइनस जीएम प्लस एक्स। ये हो गया, मैं समीकरण 1, 2, 3 को मिटा रहा हूं। तो यहां देखिए ये हमने कर दिया, सी की जगह सी माइनस सीएम रख दिया, आईडी की जगह आई माइनस आई एम रख दिया, जीडी की जगह जी माइनस जीएम रख दिया और लास्ट में एक्सपोर्ट। तो यहां देखिए अब क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस सी प्लस आई प्लस जी प्लस प्लस को मैंने एक तरफ कर दिया प्लस एक्स। अब ये बचा आयातित वस्तु का उपभोग, आयातित वस्तु का निवेश और सरकार के द्वारा आयातित वस्तु जो है। तो ये हो गया जीडीपी मार्केट प्राइस हो गया आपका कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस ये सारा इंपोर्ट है, ये निजी लोगों ने इंपोर्ट किया, ये निवेश के लिए इंपोर्ट है, ये सरकार का इंपोर्ट है। इस पूरे को मैं लिख देता हूं एम, सारा इंपोर्ट मिलाकर।
तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस हो जाएगा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये आपको एक याद रखना है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है, सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र क्या हुआ? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C का मतलब उपभोग, I का मतलब निवेश, G का मतलब सरकारी व्यय, X फॉर निर्यात एक्सपोर्ट, M फॉर इंपोर्ट यानी आयात। तो ये हमारा हुआ बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद से शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है। ये तो देखिए, इसके लिए मैं एक गोल्डन रूल आपको बताता हूं जो हर समय में लागू होगा। जब भी आपको नेट निकालना हो, जब भी आपको नेट निकालना हो, तो आपको ग्रोस में से डेप्रीशिएशन को घटाना है। सब में यही लागू होगा। जब भी आपको शुद्ध निकालना है तो सकल में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध निवेश आपको निकालना है तो सकल निवेश से डेप्रीशिएशन घटा दीजिए, शुद्ध निवेश आ जाएगा। शुद्ध उपभोग निकालना है तो सकल उपभोग में से डेप्रीशिएशन घटा दीजिए। हर में जब भी आपको शुद्ध निकालना हो, सकल में से डेप्रीशिएशन को घटा देंगे। तो यहां देखिए, जीडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन निकालना है, एमपी। तो नेट जब निकालना है तो क्या करना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से डेप्रीशिएशन को घटाना है। मूल्यह्रास को शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। अब मूल्यह्रास क्या है? ये हमने कल चर्चा करी थी। मूल्यह्रास एक बार मैं वापस करता हूं। मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन क्या है? 3 प्रकार के डेप्रीशिएशन कल हमने डिस्कस किए थे। एक नॉर्मल वियर एंड टियर, कोई भी वस्तु काम में लेंगे धीरे धीरे घिसेगी, वो घिसावट में है। जो भी चीज आप काम में ले रहे हैं, मैं इस पेन को काम में ले रहा हूं, धीरे धीरे ये लिखता हूं, लिखने के साथ इसकी स्याही कम हो रही है, डेप्रीशिएशन हो रहा है। आप कार यूज कर रहे हैं, कार को जैसे जैसे आप चलाएंगे वो घिसती चली जाएगी। जो कपड़ा आप पहन रहे हैं धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम होती चली जाएगी, वो डेप्रीशिएशन है। हर चीज घिसती है, मकान हो, दुकान हो, वाहन हो, सब चीज का वैल्यू धीरे धीरे कम होता है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसका वैल्यू कम होता है। जो आप जूते पहन रहे हैं धीरे धीरे घिसेंगे, एक दिन टूट जाएंगे। जो इस पेन से आप लिख रहे हैं धीरे 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 उसकी स्याही खत्म हो जाएगी, रिफिल खत्म हो जाएगी, वो डेप्रीशिएशन है। जो कपड़े आप पहन रहे हैं धीरे 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 वो फट जाएंगे एक समय, ये डेप्रीशिएशन है। तो एक डेप्रीशिएशन होता है नॉर्मल वियर एंड टियर। दूसरा डेप्रीशिएशन होता है एक्सीडेंटल। कुछ डेप्रीशिएशन एक्सीडेंटल भी होता है। जैसे ये शर्ट पहना हूं, कहीं आका आ जाए, शर्ट फट जाए। शर्ट जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े 5 साल बाद फटते हैं, ये नॉर्मल वियर एंड टियर। पर किसी कारण से किसी कील में फंस गया और ये शर्ट फट गया, ये एक्सीडेंटल वियर एंड टियर। आप कार लेके आए, 10 लाख की कार है, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 3 लाख हो गई, ये नॉर्मल वियर एंड टियर है। पर आप कार लेकर आए, अगले दिन ही वो किसी ट्रक के साथ गले मिल गई कार और 10 लाख की कार 3 लाख की रह गई एक्सीडेंट होने की वजह से, वो एक्सीडेंटल वियर एंड टियर। हम कप लेकर आ रहे हैं, कप धीरे धीरे यूज कर रहे हैं और कप टूट जाता है, वो नॉर्मल वियर एंड टियर है। और कप हमारी गलती से गिर जाता है और उसकी वजह से टूट जाता है, वो एक्सीडेंटल वियर एंड टियर। अब एक्सीडेंटल वियर एंड टियर भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, मैन मेड हो सकता है और बाय चांस हो सकता है। मैन मेड का मतलब मनुष्य के द्वारा। देखिए, बाय चांस, अचानक आप कार चला रहे थे, आपका मोबाइल आया, मोबाइल आके आप मोबाइल में देखने के लगे और कार एक पेड़ से जाके टकरा गई, ये बाय चांस। आप कप यूज कर रहे थे, कप टेबल पे पड़ा था, आप पढ़ रहे थे, आप किताब को इधर उधर खींच रहे थे और ध्यान नहीं रहा, कप नीचे गिर गया, वो बाय चांस। पर आपके हाथ में कप था और किसी ने कुछ काम बता दिया या घर वालों ने कह दिया कि ज्यादा मोबाइल मत देखा कर, गुस्से में आपने कप फोड़ दिया, ये मैन मेड है। हड़ताल होती है, रोडवेज की बस के कांच फोड़ देते हैं, ये मैन मेड है। टैक्सी है, टैक्सी को गिरा देते हैं, टैक्सी की आग लगा देते हैं, वो क्या है? ये मैन मेड डेप्रीशिएशन। तीसरा डेप्रीशिएशन होता है बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
जब नई तकनीक आती है तो बाजार से पुरानी तकनीक की वैल्यू घट जाती है। पुराने समय में हम ये बोर्ड यूज किया करते थे तो एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, हम चौक से लिखा करते थे, या एक ग्रीन बोर्ड हुआ करता था, उस पर चौक से लिखा करते थे। अब हम ये व्हाइट बोर्ड ले आए तो ग्रीन बोर्ड को हमने रद्दी में डाल दिया। इसका मतलब है उस बोर्ड का डेप्रिसिएशन हो गया क्योंकि नई तकनीक आ गई, और हो सकता है कुछ समय बाद यहाँ स्मार्ट बोर्ड लग जाए और ये बोर्ड है इसकी भी वैल्यू घट जाए। तो जब नई तकनीक आती है तो पुरानी तकनीक प्रचलन से बाहर हो जाती है, उसको भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहते हैं। पुराने समय में पंखे होते थे, पंखे के बाद कूलर आए थे, पंखे चलन से कुछ बाहर हो गए। अब आजकल एसी आ गए तो कूलर को भी क्या कर रहे हैं, कबाड़ियों को बेच रहे हैं। ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से डेप्रिसिएशन है, यानी मूल्यह्रास है। तो यहां देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में से क्या कर देते हैं, मूल्यह्रास को घटा देते हैं। तीसरी चीज देखिए, ये जो उत्पादन है ये दो प्रकार से निकाला जा सकता है। ये तो आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। अब ये सकल घरेलू उत्पाद है या शुद्ध घरेलू उत्पाद है, दो प्रकार से नापा जा सकता है। एक मार्केट वैल्यू पे नापा जा सकता है और एक फैक्टर कॉस्ट पे नापा जा सकता है। तो इसकी बात हम करते हैं। देखिए जीडीपी दो प्रकार से हो सकती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, और ये है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो ये देखिए, इसके लिए भी एक गोल्डन रूल है। मार्केट प्राइस निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दीजिए और सब्सिडी को घटा दीजिए। ये एक और गोल्डन रूल है, याद रखेंगे। ये आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस टैक्स इनडायरेक्ट को इधर लाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, टैक्स इनडायरेक्ट, और सब्सिडी इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए वापस समझिए, मार्केट प्राइस है उसको निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इनडायरेक्ट को जोड़ना है, सब्सिडी को घटाना है। अब मुझे फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो टैक्स इनडायरेक्ट को मैं इधर लाऊंगा, माइनस हो जाएगा, सब्सिडी को इधर लाऊंगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए आप किस प्रकार से निकालते हैं। जब भी आपको, ये भी एक गोल्डन रूल है, जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वह कर जो लगाया किसी और पर जाता है, वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति उस कर को नहीं चुकाकर कोई दूसरे व्यक्ति पर उसका कर का हस्तांतरण कर देता है। इस प्रकार के कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। यानी अप्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसके द्वारा नहीं चुकाकर किसी और व्यक्ति के द्वारा चुकाए जाते हैं, उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी बात की थी। जैसे वेट जो लगता है, सेंटर वेट और स्टेट वेट लगता वस्तु पर है, पर ये वेट ग्राहकों के द्वारा चुकाया जाता है। बिक्री कर लगता है दुकानदार पर है, पर ग्राहक वो दुकानदार उसमें मूल्य में जोड़कर हमसे वसूल कर लेता है। हालांकि अब बिक्री कर नहीं लगता है क्योंकि एक ही कर आ गया, वेट वैल्यू एडेड टैक्स आ गया। पर जब बिक्री कर लगता था तो बिक्री कर लगता था दुकानदार पर चुकाते हम मूल्य में जोड़ देता था और हमारे द्वारा चुकाया जाता था। तो जो कर लगा तो दुकानदार पर है, पर चुकाया ग्राहक के द्वारा जा रहा है, वो है अप्रत्यक्ष कर। यानी अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसके भार का हस्तांतरण संभव है, जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है। जैसे उत्पादन कर कंपनियों पर लगाया जाता है, पर कंपनी अपने मूल्य में जोड़ लेती है, वो हमको चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार से सीमा शुल्क जो लगता है, कस्टम ड्यूटी, वो लगता जो माल आयात करता है उस पर लगाया जाता है, पर वो आयात वस्तु के मूल्य में जोड़ लेता है, हमको चुकाना पड़ता है। ये सारे प्रकार के कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, टैक्स इनडायरेक्ट। दूसरा होता है सब्सिडी। सरकार कुछ वस्तुओं को लागत से कम मूल्य पर बेचती है, उसको सब्सिडी की संज्ञा दी जाती है। खाद का एक कट्टा 500 रुपए का बनता है, सरकार उसको 250 रुपए में बेचती है, 250 रुपए अपनी तरफ से सब्सिडी देती है। इसी प्रकार से रसोई गैस का सिलेंडर 800 रुपए का होता है, सरकार उसको 600 रुपए में देती है, वो एक सब्सिडी है।
सरकार के द्वारा 17 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाता है और उसी गेहूं को गरीबों को, बीपीएल से नीचे वालों को 2.5 रुपए किलो बेचा जाता है, वो एक सब्सिडी है। तो इसके अंदर क्या करना है कि जब भी हमको साधन लागत पर निकालना है तो टैक्स इनडायरेक्ट को जोड़ना है और सब्सिडी को घटाना है। तो देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, तो अभी हमने देखा था C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस देखा, तो इसमें हमने क्या किया, जीडीपी एमपी में से मार्केट प्राइस में से हमने डेप्रिसिएशन को घटाया। अब अगर मुझे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो देखिए मैंने क्या कहा था, फैक्टर कॉस्ट बराबर है मार्केट प्राइस में से टैक्स इनडायरेक्ट को आप घटा दीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए। तो हमको क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है एनडीपी। तो एनडीपी मार्केट प्राइस में से हम टैक्स इनडायरेक्ट को घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये हमने पहले से डिस्कस कर दिया, और सब्सिडी क्या होती है ये भी हमने डिस्कस कर दिया। तो ये है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसको क्या बोलेंगे, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टैक्स इनडायरेक्ट को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो आएगा ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका आ गया। अब देखिए जीएनपी अब ये एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ये हमने घरेलू उत्पाद की पूरी बात कर ली। अब देखिए बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं। सेकंड जो है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, क्या बोलेंगे इसको, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पहले घरेलू उत्पाद था, अब क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद है। घरेलू का मतलब जो देश के अंदर उत्पादित किया गया वो घरेलू उत्पाद है। अब राष्ट्रीय उत्पाद में पूरे राष्ट्र का जो उत्पाद है उसको राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है। तो राष्ट्र के उत्पाद में सकल राष्ट्रीय उत्पादक की बात हम करेंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे कि अगर विदेशों से कुछ साधनगत आय हुई है उसको भी जोड़ देंगे। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर देश के निवासियों के द्वारा, विदेशों के द्वारा और विभिन्न कंपनियों के द्वारा जो सकल उत्पादन एक वर्ष की अवधि में किया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य और साथ ही अर्धनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य भी उसमें जोड़ लिया जाता है और विदेशों से शुद्ध साधनगत आय को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, एक देश की भौगोलिक सीमा में देश के निवासियों के द्वारा, विदेशी निवासियों के द्वारा और कंपनियों के द्वारा जितना भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी जोड़ दिया जाता है, यानी अर्धनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं को भी जोड़ दिया जाता है। वह विदेशों से शुद्ध साधनगत आय को भी जोड़ दिया जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है। तो देखिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस बराबर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। NFIA विदेशों से शुद्ध साधनगत आय, इसको भी हम समझेंगे, विदेशों से शुद्ध साधनगत आय। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड NFIA कहलाता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड, तो ये क्या है, NFIA बराबर होता है FA माइनस FB। FA क्या है, भारतीय साधनों के द्वारा
विदेशों में अर्जित आय। अभी हमें, और FB क्या है, विदेशी साधनों के द्वारा देश में अर्जित आय। देखिए अब क्या है, विदेशों से शुद्ध साधनगत आय की हम बात कर रहे हैं। भारत के बहुत सारे व्यक्ति विदेशों में काम करते हैं, भारत के डॉक्टर्स विदेशों में काम करते हैं, भारत के इंजीनियर्स विदेशों में काम करते हैं, हमारे कुछ लोग घरेलू नौकर के रूप में विदेशों में काम करते हैं, कुछ कारपेंटर जाकर विदेशों में काम करते हैं, कुछ जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, कारीगर है, मजदूर है, वो विदेशों में जाकर अपना काम करते हैं। तो भारतीय, जो भी भारतीय नागरिक है विदेशों में जाकर काम करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग UAE में काम करते हैं, ईरान में काम करते हैं, इराक में काम करते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, बेल्जियम जाते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में भारतीय फैले हुए हैं। तो भारतीय साधन वहां पर क्या कमा रहे हैं, भारतीय साधनों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय, मान लीजिए 50,000 करोड़ कमाते हैं, करोड़ डॉलर विदेशों में कमाते हैं। और विदेशी साधन भी हमारे यहाँ काम करते हैं, विदेशी इंजीनियर हमारे यहाँ पुल बनाने में सहयोग करते हैं, विदेशी जो बहुत हमारी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, उसमें बहुत सारे इंजीनियर आकर काम करते हैं, विदेशी डॉक्टर आकर हमारे यहाँ इलाज करने का काम करते हैं। इसके अलावा नेपाल से बहुत सारे चौकीदार नेपाल से आए हुए बहुत सारे लोग हमारे यहाँ चौकीदारी का काम करते हैं। तो बहुत सारे विदेशी साधन भी, विदेशी लोग भी हमारे यहाँ काम करते हैं। और मान लीजिए वो यहाँ से 30,000 करोड़ कमा कर जाते हैं वर्ष में। तो विदेशों से शुद्ध साधनगत आय क्या है, भारतीय साधनों ने विदेशों में क्या कमाया और विदेशी साधनों ने हमारे यहाँ क्या कमाया, उन दोनों का अंतर ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट होता है। मान लीजिए हमारे साधन 50,000 करोड़ डॉलर कमा के आए और यहाँ से 30,000 करोड़ डॉलर विदेशी लेके गए, तो विदेशों से शुद्ध साधनगत आई हुई 20,000 करोड़ डॉलर की। तो जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन निकालते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम सकल घरेलू उत्पादन में विदेशों से शुद्ध साधनगत आय को जोड़ देते हैं। और GNP/MP का आपको पता है क्या है, तो GNP/MP GDP की जगह हम लिखेंगे C+I+G +X -M +NFIA। ये आपकी किताब में दिया होगा। C का मतलब क्या है, एक वर्ष की अवधि में उपभोग वस्तुओं पर, एक वर्ष की अवधि में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोक्ता के द्वारा जो व्यय किया जाता है वो उपभोग है। इसी प्रकार से आई से तात्पर्य एक वर्ष की अवधि में पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं पर व अर्धनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसे आय की संज्ञा दी जाती है। जी का मतलब एक वर्ष की अवधि में सरकार के द्वारा जिन वस्तुओं को क्रय किया जाता है, एक वस्तुओं और सेवाओं का एक वर्ष की अवधि में सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर जो कुल व्यय किया जाता है उसे जी की संज्ञा दी जाती है। एक्सपोर्ट, एक वर्ष की अवधि में देश के कुल निर्यात को एक्स की संज्ञा दी जाती है और एक वर्ष की अवधि में देश के कुल आयात को एम की संज्ञा दी जाती है। और NFI ये मैंने क्लियर कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट क्या होती है। अब देखिए ये हुआ NNP/MP। अब देखिए मेरे को इस GNP/MP हुआ, अगर मुझे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन निकालना है, NNP मार्केट प्राइस, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, नेट निकालने के लिए ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को घटाना है। तो यहां क्या करेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, यह आ जाएगा। इसके बाद अगर मुझे NNP फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो यह आएगा NNP मार्केट प्राइस में से मैं टैक्स इनडायरेक्ट को घटाऊंगा और सब्सिडी को जोड़ूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले से भी बता रखा है फैक्टर कॉस्ट के लिए मार्केट प्राइस में से TI को घटाइए और सब्सिडी को जोड़िए। दो गोल्डन रूल मैंने आपको बताए, इन गोल्डन रूल पर सारे के सारे जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा है वो अच्छी तरीके से समझी जा सकती है। तो NNP मार्केट प्राइस क्या है, वस्तुओं और सेवाओं को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से गिरावट व्यय को घटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर आता है। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर साधन लागत पर निकालना हो तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार कीमत में से टैक्स इनडायरेक्ट को घटा दिया जाता है
और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP एट फैक्टर कोस्ट। अब देखिए NNP एट फैक्टर कोस्ट आ गया। अब साधन लागत ये आपकी जो है सेकंड जो है, ये सेकंड वाला हो गया बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन, और ये वाला जो हो गया आपका थर्ड हो गया। इसको बोलेंगे, इसको लिख देता हूं मैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, थर्ड नंबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों पर, इसको बोलेंगे NNP मार्केट प्राइस। तो वह NNP मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, GNP मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। ये आपका हुआ सकल बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी वस्तुओं और सेवाओं का स्थिर उपभोग होता है, तो इसमें से जितनी भी टूट फूट होती है उस टूट फूट को घटा देंगे तो हमको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति हो जाएगी। अब चौथी जो कॉन्सेप्ट है उसकी हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के आकलन में। फोर्थ कॉन्सेप्ट जो यूज की जाती है वो आती है साधन लागत पर, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NNP एट फैक्टर कोस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये चौथी कंसेप्ट राष्ट्रीय आय के रूप में होती है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो NNP फैक्टर कोस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, NNP मार्केट प्राइस में से टैक्स इनडायरेक्ट को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। जैसा कि हमने पहले से भी देखा कि टैक्स इनडायरेक्ट किसको कहा जाता है, ये जो है देश की राष्ट्रीय आय को नापने का सबसे अच्छा माप NNP एट फैक्टर कोस्ट को माना जाता है। तो NNP फैक्टर कोस्ट निकालने के लिए NNP मार्केट प्राइस में से टैक्स इनडायरेक्ट को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है। तो बहुत इजी है, एक ही कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं, आसानी से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो NNP फैक्टर कोस्ट इस प्रकार से निकाला जा सकता है। इसके अलावा NNP फैक्टर कोस्ट, NNP फैक्टर कोस्ट के लिए सारे साधनों की आय को जोड़ देंगे तो भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। जैसे लगान के रूप में क्या प्राप्त होता है, ब्याज के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो हम देखें रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेज प्लस प्रॉफिट। इस प्रकार से अगर सारे साधन जैसे रेंट को जोड़े, रॉयल्टी को जोड़े, इसके अलावा मजदूरों का वेज है उसको जोड़ दिया जाए, जो पूंजीपति है उनको इंटरेस्ट मिलता है उसको, यानी उत्पादन के जो भी साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और सांस, ये सारे के सारे साधन को जो पैसा प्राप्त होता है, भूमि को लगान मिलता है, भवनपति को किराया मिलता है, पूंजीपति को ब्याज मिलता है, मजदूर को मजदूरी मिलती है, प्रबंधक को वेतन मिलता है, ये सभी प्रकार के जो साधन को प्रतिफल मिलता है उनको भी हम जोड़ देंगे तो NNP हमको फैक्टर कोस्ट प्राप्त हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आय का सबसे अधिक माप, उपयुक्त माप है, इसे ही राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी जाती है। हमेशा राष्ट्रीय आय बराबर होता है NNP फैक्टर कोस्ट, इसी को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ये हमारा पांचवा हो सकता है NNP, यानी राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर जो होता है उसे ही राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी जाती है। कुछ किताबों में इसको NNP फैक्टर कोस्ट ही लिखा है, जबकि कुछ जगह राष्ट्रीय आय के रूप में भी इसको लिखा गया है। अब देखिए इसके बाद आता है निजी आय की बात आती है, फिर व्यक्तिगत आय की बात आती है, फिर खर्चयोग्य आय की बात आती है। तो उसकी बात हम आगे बात करते हैं। निजी आय क्या होती है, प्राइवेट इनकम। ये हमारा पांचवा कंसेप्ट है, प्राइवेट इनकम। देखिए राष्ट्रीय आय जो है NNP फैक्टर को, निजी आय क्या है, हमारी व्यक्तियों की जो आय होती है जिस आय को व्यक्तियों के द्वारा घर पर लेकर आया जाता है उसे निजी आय की संज्ञा दी जाती है। अगर हमको बेरोजगारी भत्ते के रूप में आय प्राप्त हुई है तो भी हमारी इनकम है, वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन के रूप में आय प्राप्त हुई है तो भी उनकी निजी आय कहलाएगी, विधवाओं को पेंशन के रूप में आय प्राप्त हुई है तो भी वो निजी आय कहलाएगी, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज जो है वो भी निजी आय में शामिल होगा। तो निजी आय क्या है, कुछ आय ऐसी होती है
जिसमें कुछ भी उत्पादन गतिविधि नहीं की जाती है तो वह राष्ट्रीय आय में तो शामिल नहीं होती है, पर व्यक्ति के घर में आती है तो उसको निजी आय की संज्ञा दी जाती है। तो निजी आय निकालने के लिए क्या करेंगे, पीआई, इसको मैं इसको पीआई का नाम देता हूं, पर्सनल इनकम इसको हम कह सकते हैं। निजी आय जो पर्सनल इनकम है, तो इसके अंदर देखिए पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम एनआई, मैंने आपको पहले ही बताया एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को एनआई बोलते हैं। एनआई में ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू हाउस होल्डर्स, ट्रांसफर पेमेंट बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू हाउस होल्डर्स, प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस पब्लिक प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। देखिए निजी आय में वह आय जो हमारी आय का हिस्सा है पर राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, वो हम जोड़ देंगे, और वह आय जो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है पर हमको नहीं मिलता है उसको घटा देंगे। तो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, निजी आय कन्वर्ट हो जाएगी। तो राष्ट्रीय आय में देखिए सबसे पहले जोड़ते हैं ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू हाउस होल्डर्स, यानी सरकार के द्वारा परिवारों को जो हस्तांतरण भुगतान दिया जाता है। हस्तांतरण भुगतान का अर्थ यह है कि वह भुगतान जो सरकार के द्वारा हमें बिना कुछ कार्य के लिए दिया जाता है उसको हस्तांतरण भुगतान की संज्ञा दी जाती है। बिना कुछ कार्य के लिए जो भुगतान दिया जाता है उसको हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। जैसे सरकार के द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है, बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, विधवाओं को पेंशन दी जाती है। ये जो भुगतान है ये ट्रांसफर पेमेंट है। इसके बदले में व्यक्ति को कुछ काम नहीं करना पड़ता है। वृद्ध व्यक्तियों को ऐसा नहीं कि सरकार के यहाँ जाकर कुछ काम करना पड़ता है, या छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्र को ऐसा नहीं कि सरकार के यहाँ 2 घंटे रोज काम करना पड़ता है। तो सरकार के द्वारा बिना कोई उत्पादन गतिविधि के जो भुगतान किया जाता है वो निजी आय का तो हिस्सा होता है पर राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी उत्पादन गतिविधि नहीं हुई। तो सरकार के द्वारा जो हस्तांतरण भुगतान है, जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, इसी प्रकार से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, विदेशों से जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से परिवारों को कोई भुगतान प्राप्त होता है, कोई विदेशियों के द्वारा परिवारों को अनुदान दिया जाता है या सहायता दी जाती है या पेंशन दी जाती है, वो निजी आय का हिस्सा होती है पर उसके अंदर कोई उत्पादन नहीं होता है, इसलिए राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होती है। तो ये है ट्रांसफर पेमेंट बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू हाउस होल्डर्स, शेष विश्व के द्वारा जो हस्तांतरण भुगतान दिया जाता है परिवार को। इसके अलावा देखिए थर्ड होता है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट। हम हमारे द्वारा किसान विकास पत्र खरीदे जाते हैं, इंदिरा विकास पत्र खरीदे जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराया जाता है, तो उस पर जो ब्याज मिलता है उसके बदले भी हमको कुछ काम नहीं करना पड़ता है। तो इस कारण से वो उत्पादक गतिविधि नहीं होने की वजह से राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ता है, पर चूंकि वो पैसा हमारे घर पर आता है इसलिए उसको व्यक्तिगत आय में जोड़ा जाता है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, जैसे किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, इस पर राजलक्ष्मी बॉन्ड है, इन पर जो ब्याज मिलता है उनको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता पर व्यक्तिगत आय में जोड़ा जाता है। इसके अलावा देखिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सामाजिक सुरक्षा अंशदान। सरकार के द्वारा, कंपनियों के द्वारा अपने एम्प्लॉय का कुछ भाग, वेतन का कुछ भाग काट लिया जाता है सामाजिक सुरक्षा अंशदान के रूप में, जीपीएफ के रूप में काट लिया जाता है, पीपीएफ के रूप में काट लिया जाता है। वह उत्पादन गतिविधि थी तो राष्ट्रीय आय में तो जुड़ा, पर चूंकि हमको घर पे नहीं मिला, हमको काम में हमारे घर पे नहीं आया, इसलिए उसको घटा दिया जाता है। इसी प्रकार से पीपीयू, ये बोलेंगे सरकारी पब्लिक प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। सरकार की जो यूनिट्स हैं सरकार के, जैसे ओएनजीसी है, सरकार के द्वारा जो रेलवे चलाई जा रही है, रोडवे चलाई जा रही है, उनके प्रॉफिट में उत्पादन गतिविधि होती है तो वह राष्ट्रीय आय में जुड़ता है, पर चूंकि वो हमारे प्रॉफिट उन कंपनियों के द्वारा ही रख लिया जाता है, कंपनियों के द्वारा अपने एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता है, इसलिए वह हमारी राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो इस प्रकार से
निजी आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट टू हाउस होल्डर्स, ट्रांसफर पेमेंट बाय द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू हाउस होल्डर्स और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट को जोड़ा जाता है, जबकि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और पब्लिक प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट इन दोनों को घटाया जाता है, तो निजी आय की प्राप्ति होती है। अब निजी आय के बाद में अगला होता है 6 नंबर होता है व्यक्तिगत आय। इसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। क्या बोलते हैं इसको? व्यक्तिगत आय को हम बोलेंगे पर्सनल इनकम। वो प्राइवेट इनकम थी, ये पर्सनल इनकम। अब देखिए पर्सनल इनकम किस प्रकार से निकाली जाती है। तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम पीवाई से डिनोट कर रहा हूं, तो राष्ट्रीय आय यानी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम इसमें से घटाएंगे अवितरित लाभ, यूडीपी, अवितरित लाभ, माइनस निगम कर, कारपोरेशन टैक्स, विभिन्न कारपोरेशन पर जो टैक्स लगते हैं उसको घटा दिया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, इसको भी घटा दिया जाएगा, प्लस ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू हाउस होल्डर्स, ट्रांसफर पेमेंट बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू हाउस होल्डर्स को जोड़ दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट जोड़ दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो तीन तो ये पहले वाले हैं जो हैं, राष्ट्रीय आय में ये तीनों तो जोड़ने ही है। इसके अंदर जो चेंज है वो चेंज है अवितरित लाभ, लाभ का कुछ अंश है जो कि बांटा नहीं जाता, तो वो भी हमारी पर्सनल इनकम नहीं बन पाएगा। इसके अलावा सरकार के द्वारा कंपनियों पर जो कर लगाया जाता है, निगम कर, वो भी इसमें नहीं होगा। और सामाजिक सुरक्षा अनुदान तो हमने पहले से ही घटाया हुआ था, ये सामाजिक सुरक्षा अनुदान। तो ये इसके अंदर दो चीज और घटानी है। इसको हम अगर पीपीयू नहीं हो, अगर पीपीयू शून्य है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है राष्ट्रीय आय में से दो चीज को घटानी, बाकी देखिए पर्सनल इनकम में वो यूं का यूं ही है, आप यूं भी लिख सकते हैं पी वाई बराबर पी आई माइनस यूडीपी माइनस टीसी, ये भी कर सकते हैं अगर पीपीयू 0 है। आप पीपीयू को छोड़ भी सकते हैं। तो व्यक्तिगत आय निकालने के लिए क्या करते हैं, निजी जो आय है आपकी, उस निजी आय में से अवितरित लाभ को आप घटा दीजिए और निगम कर को घटा दीजिए, तो आपको पर्सनल इनकम की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, यानी हस्तांतरण भुगतान। अब आती है छठी कंसेप्ट, 7th कंसेप्ट ये है कि क्या आय को हम खर्च कर सकते हैं, खर्च योग्य आय क्या होती है। तो देखिए खर्च योग्य आय के लिए क्या करते हैं, 7वां कंसेप्ट है खर्च योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। तो देखिए हमारी जो निजी आय है, डिस्पोजेबल आय निकालने के लिए हमारी निजी आय में से टैक्स डायरेक्ट और फीस एंड फाइन्स, ये दोनों घटा सकते हैं। हमारी जो निजी आय है, सारी की सारी जो पर्सनल इनकम है, उस पर्सनल इनकम को हम खर्च नहीं कर सकते। या व्यक्तिगत आय जो है, निजी आय नहीं बोलकर हम बोलेंगे व्यक्तिगत आय, जितनी भी हमारी व्यक्तिगत आय है, उस पूरी व्यक्तिगत आय को हम खर्च नहीं कर सकते। सबसे पहले हमको कर चुकाना पड़ेगा, डायरेक्ट कर। हमारी इनकम पर आयकर लगाया गया है, तो वो आयकर हमको चुकाना पड़ेगा। बची हुई आय को ही हम खर्च कर सकते हैं। दूसरी, हमारे पर अगर कोई जुर्माना लगाया गया है, जैसे बिना लाइसेंस आप स्कूटर चला रहे थे, बिना मास्क आप कोरोना काल में बाहर घूम रहे थे, तो आपको जो जुर्माना लगाया वो चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा जो फीस है, सरकार के द्वारा निर्धारित फीस है कि आपको मकान में रहने के लिए इतनी फीस देनी पड़ेगी, रोड पे घूमने के लिए इतनी फीस देनी पड़ेगी। अगर इसी प्रकार की कोई फीस सरकार के द्वारा लिखी है, तो जितनी भी इनकम है, उस इनकम में से सबसे पहले हमको कर देना पड़ेगा, डायरेक्ट कर, इनकम कर, आयकर हमको देना पड़ेगा। और फीस और वह जुर्माने जो हमारे पर लगाए गए, वो चुकाने के बाद जो बची हुई आय है, इस बची हुई आय को हम या तो खर्च कर सकते हैं या बचा सकते हैं।
जो बची हुई आय है उसको हम खर्च भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं। ये हमारी आय का है, खर्च योग्य आय। ये टोटल राष्ट्रीय आय के कुल 7 कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं आगे कि राष्ट्रीय खर्च योग्य आय किसको कहते हैं। एक राष्ट्र के सारे व्यक्तियों की जो खर्च योग्य आय होती है उसको जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय खर्च योग्य आय होगी। और प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय का हम 8वां कंसेप्ट लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के लिए क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। और प्रति व्यक्ति आय से ही किसी देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। यदि किसी देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो यह माना जाएगा कि वह वहां के नागरिक बहुत अच्छा जीवन यापन करते हैं। संसार के जितने भी विकसित देश हैं उनके नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। जो विकासशील देश है उनकी प्रति व्यक्ति आय मीडियम स्तर की होती है और जो गरीब देश है उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है। इसके अलावा राष्ट्रीय खर्च योग्य आय जो है, राष्ट्रीय खर्च योग्य आय निकालने के लिए एक और कंसेप्ट की हम बात कर लेते हैं। सामान्य रूप से ये बहुत कम पूछा जाता है पर फिर भी हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं, राष्ट्रीय खर्च योग्य आय। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो इसको निकालने की राष्ट्रीय आय है। इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को घटा देंगे तो आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो राष्ट्रीय आय में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे। और इसके अलावा NTEW क्या है, नेट ट्रांसफर अर्निंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, विदेशों से शुद्ध हस्तांतरण आय। यानी हमने विदेशों को 10,000 करोड़ की सहायता दी, विदेशों ने हमको 20,000 करोड़ की सहायता दी, तो नेट हमारे पास 10,000 करोड़ ही बचा, 20,000 करोड़ आए। मान लीजिए विकसित देश है, बड़े देश है, वो हमको हमारे नागरिकों को देते हैं विदेशों से शुद्ध साधनगत आय। विदेशी बड़े देश हमारे को देते हैं, हम अपने छोटे देशों को देते हैं। उन्होंने हमको 5,000 करोड़ की सहायता हमारे नागरिकों को दी, हमारे नागरिकों ने 2,000 करोड़ की सहायता और गरीब देशों को दी, तो नेट हमारे पास क्या बचा, 3,000 करोड़ बचा। तो राष्ट्रीय खर्च योग्य आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा जाता है और नेट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को जोड़ा जाता है। तो ये खर्च योग्य राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणाओं को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में जाना और मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय आय क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, निजी आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय से किसको हम खर्च योग्य आय कहेंगे। इस सारी कंसेप्ट को हमने इसमें डिस्कस किया। आप इस वीडियो को एक से अधिक बार देखेंगे तो आपको आसानी से ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। वीडियो की एक लिमिटेशन होती है तो इस वीडियो पर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, फिर भी मैंने ये प्रयास किया है कि हर एक चीज आपके साथ में शेयर करूं। तो मैं समझता हूं इससे आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणाएं।